Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 10 civics, and the chapter's name is Power Sharing. So first of all, if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Power Sharing. So what we are going to study in this chapter? With this chapter, we resume the tour of democracy that we started last year. तो इस चैप्टर में हम हमारी जो जर्नी चल रही है डेमोक्रेसी को समझने की, उसी को कंटिन्यू करेंगे. जैसे हमने पिछली क्लासेस में डेमोक्रेसी के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, तो अभी हम उसी चीज को आगे लेकर चलेंगे एंड और ज्यादा डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे. We noted last year that in a democracy, all power does not rest with any one organ of the government. So last year जब क्लास 9th में हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सारी पावर किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती. मतलब कि गवर्नमेंट के कुछ ऑर्गन्स हैं, या यूं कहें गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एंड इन तीनों ही ऑर्गन्स के अपने अपने काम हैं. लेजिस्लेचर जो है वो क्या करता है, वो लॉज को बनाता है. एग्जीक्यूटिव क्या करता है, वो लॉज को एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करता है. एंड जुडिशरी क्या करता है, वो ये देखता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर जो है वो कानून के दायरे में रह के काम तो कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम तो कर रहे हैं. सो जुडिशरी जो है वो एक तरीके से बाकी 2 बॉडीज पे चेक करने का काम करता है. और ये तीनों जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करती हैं. सो ये चीज हमने लास्ट ईयर देखी थी और ये चीज हमें क्लियरली समझ आ गई थी कि किसी भी डेमोक्रेसी में जितनी भी पावर है वो किसी एक ऑर्गन के पास नहीं होती, बल्कि अलग अलग ऑर्गन के पास बटी हुई है. सो an intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important to the design of democracy. तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से पावर शेयरिंग होनी चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में. अच्छी डेमोक्रेसी की यही निशानी है. In this and the next 2 chapters, we carry this idea of power sharing forward. तो ये वाला चैप्टर और इसके बाद जो 2 चैप्टर्स और हैं, उसमें हम इस पावर शेयरिंग की बात के आइडिया को ही लेकर आगे चलेंगे. We start with 2 stories from Belgium and श्रीलंका. हम लोग जो हैं इस चैप्टर में, ये चैप्टर की शुरुआत या इस पूरे क्लास जो है आपकी क्लास 10th में जो सिविक्स है उसकी शुरुआत करेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका की स्टोरी के साथ. Both these stories are about how democracies handle demands for power sharing. ये दोनों ही जो स्टोरीज हैं, बेल्जियम एंड श्रीलंका की जो स्टोरी हैं, ये दोनों ही स्टोरीज हमें ये बताती हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग होती है, या किस तरीके से पावर शेयरिंग को हमें हैंडल करना चाहिए, पावर शेयरिंग की डिमांड को हैंडल करना चाहिए. तो ये जब हम इन दोनों ही स्टोरीज को पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे पावर शेयरिंग हो रही है, या क्या है मतलब पावर शेयरिंग का, और किस तरीके से पावर शेयरिंग की डिमांड क्रिएट हो रही है. The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy. ये दोनों ही स्टोरीज आपको कुछ जनरल कंक्लूजन देंगे कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. This allows us to discuss various forms of power sharing. और जब हम एक तरीके से ये समझ लेंगे कि क्यों डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, तो उसके बाद हम आसानी से ये समझ पाएंगे कि पावर शेयरिंग के क्या अलग फॉर्म है, क्या क्या फॉर्म है उसके. एंड दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग 2 चैप्टर. तो ये जो फॉर्म है पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, इसको हम बाकी 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे. बट बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल अबाउट power sharing, why it is important, right? So let's start with the stories of Belgium and Sri Lanka. So first we are going to talk about the Belgium. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. बेल्जियम जो है वो यूरोप में एक देश है और ये काफी छोटा देश है. हमारा जो हरियाणा है उससे भी छोटा है बेल्जियम. अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, सो ये हमारा वर्ल्ड मैप है. यहाँ पे जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में आपको दिखेगा ये वाला जो 2 लिखा है, जिसपे ये वाला जो देश है, नेशन है, ये है बेल्जियम. और देख सकते हो आप ये कितना छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल. तो इस देश की हम कहानी पढ़ने वाले हैं. अब बेल्जियम के बॉर्डर की बात करते हैं, किस किस नेशन से ये टच हो रहा है. तो फ्रांस एंड जर्मनी तो बहुत क्लियरली आपको विजिबल है कि राइट तरफ जर्मनी है इसके एंड लेफ्ट तरफ फ्रांस है. ये 2 बड़े नेशंस हैं. इसके बाद बात करें जो 1 वाला नेशन है, दिस इज नीदरलैंड्स.
तो बेल्जियम नीदरलैंड से भी बाउंड्री टच करता है, शेयर करता है। एंड दिस 3 वाला जो है ये है लग्जमबर्ग। तो 4 नेशंस के साथ जो है बेल्जियम अपनी बाउंड्री शेयर करता है, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस। अब इसके नेबर्स को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हम ये देख रहे हैं कि जो बेल्जियम है वो किस किस नेशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी भी देश पे ना असर रहता है उसके आसपास वाले नेशंस का। जैसे इंडिया है तो इंडिया पे पाकिस्तान का भी असर होगा, श्रीलंका का भी असर होगा, बांग्लादेश का भी असर होगा, चाइना का भी असर होगा। तो हमारे देश में ना काफी सारी चीजें हैं हमारे पड़ोस से, हमारे आसपास के देशों से अफेक्ट होती हैं। सो इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़। बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ज्यादा है, और ये जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन का लगभग आधा है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो कहने का तो बेल्जियम बहुत छोटी सी कंट्री है, बट इसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एथनिक का मतलब क्या है? एथनिक मतलब अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। मतलब कि सोसाइटी में कल्चर के बेसिस पे डिवीजन हो रखा है कि एक कल्चर को फॉलो करने वाले ग्रुप एक एथनिक ग्रुप हो गया, दूसरे कल्चर को फॉलो करने वाले लोग दूसरा एथनिक ग्रुप हो गया। मतलब जो ओरिजिनल कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं वो गए एथनिक पीपल। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्स इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। जो एक एथनिक ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि उनका कॉमन डिसेंट है, वो ये मानते हैं कि वो सारे लोग एक ही वंश के लोग हैं, उनके पूर्वज कॉमन थे। अब ये जो कॉमन डिसेंट की बात है, हो सकता है वो सिमिलरिटीज उनके जो फिजिकल टाइप में, उनके बॉडी टाइप या उनके रहने खाने, इन सारी चीजों में जो कम्युनिटीज हैं उनके बेसिस पे वो ये मानते हैं कि वो उनके कॉमन पूर्वज हैं और वो एक ही एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको इतना समझना है कि एक कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि उन सबका एक ही कॉमन डिसेंट है, वो एक ही वंश से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? एथनिक ग्रुप। दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। अब एथनिक ग्रुप में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जरूरी नहीं है कि एक एथनिक ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोग सेम धर्म को फॉलो करें या सेम नेशनैलिटी के हो। मतलब यहाँ पे कल्चर पे ज्यादा फोकस है। कल्चरली जो लोग अपने आप को एक समान समझते हैं वो एक एथनिक ग्रुप के अंदर आते हैं। हो सकता है उस एथनिक ग्रुप के, सेम एथनिक ग्रुप के कुछ लोग कोई और धर्म फॉलो करते हो, ठीक है, और दूसरे लोग दूसरा धर्म फॉलो करते हो। तो यहाँ पे धर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एथनिक ग्रुप के जब हम बात करते हैं, तो कल्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट कि कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी से जो लोग अपने आप को रिलेट करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स को हम एथनिक ग्रुप्स कहते हैं। सो यहाँ पे बेल्जियम में जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि बेल्जियम में काफ़ी सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं और जिनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. कंट्री की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% जो जनता है वो फ्लैमिश रीजन में रहती है और डच लैंग्वेज बोलती है। बाकी जो 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन, और बाकी जो 1% बचे वो जर्मन बोलते हैं। सो अगर आपको मैप में दिखाऊं ये कंट्री का डिवीजन, तो ये बेल्जियम है, इसका ऊपर आपको नॉर्थ में दिख रहा है ये फ्लैमिश रीजन है। तो 59% जो लोग हैं वो इस फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और ये लोग डच भाषा बोलते हैं, डच स्पीकिंग लोग हैं। बाकी रेड वाला जो एरिया है ये वेलोन रीजन है, यहाँ पे 40% जनता रहती है और वो फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच बोलती है। और ये जो शेडेड एरिया आपको दिख रहा है साइड में 1%, ये जर्मन स्पीकिंग है। और ये ऑरेंज बीच में आपको जो छोटा सा दिख रहा है ये ब्रुसेल्स है, ये बेल्जियम की कैपिटल है। So in the capital city of Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. ब्रुसेल्स में क्या है, 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। सो पूरे नेशन की अगर हम बात करें, सो 59% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो डच बोलते हैं। तो डच क्या है, मेजॉरिटी है पूरे देश में, ये मेजॉरिटी है। और 40% लोग क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं।
40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग है एंड बाकी जो 1% लोग हैं वो जर्मन स्पीकिंग है। इसका मतलब फ्रेंच एंड जर्मन भाषा जो हैं ये दोनों ही माइनॉरिटीज हैं पूरे नेशन में। अब ये बात हुई पूरे बेल्जियम नेशन की, बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ सिटी ऑफ ब्रुसेल्स की बात करें या जो इनकी कैपिटल सिटी है उसमें आप देखोगे जो ब्रुसेल्स है उसमें 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं एंड 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। मतलब कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच मेजॉरिटी है एंड डच माइनॉरिटी है। पूरे देश के नंबर्स को देखें तो डच मेजॉरिटी है, बट सिर्फ ब्रुसेल्स की बात करें तो ब्रुसेल्स में डच जो है वो माइनॉरिटी है। ब्रुसेल्स में ज्यादातर लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब पूरे देश की अगर हम बात करें, पूरे बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है जो कि माइनॉरिटी है, जो कि 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तो ये जो कम्युनिटी है वो रिच है बाकियों के मुकाबले। डच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग लोगों के मुकाबले फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी काफी अमीर है। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। अब ये चीज पे ना डच स्पीकिंग लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग वो कम मात्रा में होने के बावजूद भी अमीर है, क्योंकि जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो ज्यादा मात्रा में होने के बाद भी उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था और डच स्पीकिंग कम्युनिटी को काफी देर बाद जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन वगैरह के बेनिफिट्स मिले थे। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के पास पहले ही एजुकेशन अच्छी थी, पहले ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ये सारी चीजें जो थी अवेलेबल थी, जिस वजह से वो काफी अच्छा कर रहे थे और काफी अमीर थे। बट डच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास काफी ये जो चीजें हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन वो बाद में आई। दिस led to tensions between Dutch speaking and French speaking communities during the 1950s and 60s। और ये जो डिफरेंस है कि माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी फ्रेंच लोग अमीर हैं एंड मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी डच लोग बहुत अच्छा नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशंस, बहुत ज्यादा मुठभेड़ जो है वो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज में हो जाती थी 1950s एंड 1960s के दौरान। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और ये जो टेंशन है, ये जो मुठभेड़ है, ये जो एक तरीके से असहमति बैठी हुई है डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में, ये चीज ब्रुसेल्स में और ज्यादा थी। मतलब ये जो टेंशन है लोगों के बीच में वो ब्रुसेल्स में बहुत ज्यादा थी। और ब्रुसेल्स में क्या था, ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं जो कि अमीर भी हैं एंड डच स्पीकिंग लोग जो है वो माइनॉरिटी में हैं जो कि इतने अमीर नहीं है। तो ये जो टेंशन है वो ब्रुसेल्स में और ज्यादा थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताई कि डच स्पीकिंग लोग जो है वो मेजॉरिटी में हैं कंट्री में, बट ब्रुसेल्स में सेम डच पीपल लोग माइनॉरिटी में हैं। पूरी कंट्री का आंकड़ा देखें तो डच स्पीकिंग लोग 59% है, बट ब्रुसेल्स में जो पॉपुलेशन रह रही है उस पॉपुलेशन का सिर्फ 20% हिस्सा डच स्पीकिंग है। तो यही दिक्कत थी और इसी वजह से ब्रुसेल्स में टेंशन ज्यादा थी। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। अभी जो सिचुएशन है बेल्जियम में, जिसमें हमने देखा कि मेनली लैंग्वेज के बेसिस पर चीजें बहुत बिगड़ी हुई हैं। डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। पूरे देश में डच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं, बट कैपिटल सिटी जो है ब्रुसेल्स की, वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा हैं। तो इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा अंतर है, डिफरेंसेस हैं, बहुत लड़ाइयां होती हैं। अब अगर हम इसी तरीके की सिचुएशन अगर श्रीलंका के केस में भी समझें तो श्रीलंका क्या है, इट इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। अगर हम श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्री है ओशन में, जो इंडियन ओशन है। तो ये आपको इंडिया दिख रहा है और इसी के नीचे ये है श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है वो तमिलनाडु का जो कोस्ट है उससे कुछ ही किलोमीटर्स दूर है। अब श्रीलंका में लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, उतने ही पॉपुलेशन जितनी कि हमारे हरियाणा में है। Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population। तो साउथ
एशिया में जैसे दूसरी कंट्रीज हैं उनमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, उन्हीं की तरह श्रीलंका में भी काफी ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। डाइवर्स पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करती है पॉपुलेशन, जैसा हमने बेल्जियम के केस में देखा। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हला स्पीकर्स। अब अगर हम देखें कि श्रीलंका में किस तरीके से लैंग्वेज के बेस पर ही जो कम्युनिटीज है वो डिवाइडेड हैं, तो ज्यादातर जो लोग हैं लगभग 74% लोग सिन्हलीज बोलते हैं, एंड बाकी जो लोग हैं लगभग 18% लोग, वो लोग तमिल स्पीकर्स हैं, वो तमिल भाषा बोलते हैं। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। अब तमिल भाषा बोलने वाले लोगों में भी 2 ग्रुप्स हैं। एक तो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, ऐसे तमिल बोलने वाले लोग जो कि श्रीलंका के ही रहने वाले थे, उनके पूर्वज भी श्रीलंका से ही थे, उनको बोलते हैं श्रीलंकल तमिल्स। ये लगभग 13% है। और बाकी जो बचे हुए तमिल्स हैं जिनके फोरफादर्स, जिनके पूर्वज कभी इंडिया से प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में गए थे कॉलोनियल पीरियड में, उनको कहते हैं इंडियन तमिल्स। तो हो क्या रहा है, श्रीलंका में सिन्हलीज भाषा जो है वो 74% लोग बोलते हैं। तमिल जो भाषा है वो 18% लोग बोलते हैं। ठीक है, अभी जो तमिल बोलने वाले लोग हैं इनमें 2 ग्रुप हैं। एक तो है श्रीलंकल तमिल्स जो कि श्रीलंका से ही हैं, जिनके पूर्वज जो है वो श्रीलंका से ही थे, और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स। ये तमिल्स ऐसे हैं, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे देश में, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों को तमिलनाडु से श्रीलंका ले जाया गया था एज प्लांटेशन वर्कर्स। जो अंग्रेज थे वो हमारे देश के, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का स्टेट है, वहां से बहुत सारे लोगों को वर्कर्स, प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे श्रीलंका ले गए थे। अब वो लोग, कुछ लोग तो वापस तमिलनाडु आ गए, बट कुछ लोग जो श्रीलंका है वहीं पर बस गए। तो वो लोग जो श्रीलंका में ही बस गए, जो कि एक्चुअली तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं। तो श्रीलंकन तमिल्स की जो परसेंटेज है वो 13 है, और बाकी जो बचे हुए हैं लोग 5% वो इंडियन तमिल्स हैं। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. अगर आप मैप में देखें तो ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है, ये जो आपको नॉर्थ एंड ईस्ट में दिख रहा है, ये श्रीलंकन तमिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो नॉर्थ ऑफ द श्रीलंका एंड ईस्ट ऑफ द श्रीलंका में ज्यादातर बसे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, जो येलो पार्ट है, मेजॉरिटी में जो येलो पार्ट है, ये सिन्हलीज भाषा बोलने वाले लोग हैं। सिन्हलीज भाषा बोलने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग हिंदू या फिर मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। जो श्रीलंका है उसमें लगभग 7% लोग क्रिश्चियंस हैं, जो कि दोनों ही भाषा बोलते हैं, तमिल एंड सिन्हलीज। मतलब कि ये जो 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, सिन्हलीज एंड तमिल, अगर इनका हम डिवीजन देखें धर्म के बेसिस पे, तो हमें क्या दिखता है, सिन्हलीज भाषा बोलने वाले लोग ज्यादातर क्या हैं, ज्यादातर वो बुद्धिस्ट हैं। तमिल भाषा बोलने वाले लोग या तो हिंदू हैं ज्यादातर, या फिर वो मुस्लिम हैं। ठीक है, अब चाहे सिन्हलीज है चाहे तमिल है, इन दोनों ही भाषा को मिला के अगर हम देखें, मतलब कि पूरे श्रीलंका की पॉपुलेशन को देखें, तो इस पूरे श्रीलंका की पॉपुलेशन में 7% ऐसे लोग हैं जो कि क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। अब ये जो 7% लोग हैं, इनमें से कुछ लोग सिन्हलीज भी बोलते हैं और कुछ लोग तमिल भी बोलते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। अब आप ये सोचो, हमने बेल्जियम की कहानी पढ़ी, हमने श्रीलंका की कहानी पढ़ी, दोनों ही देशों में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डाइवर्स हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में हमने देखा कि किस तरीके से फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग लोग रह रहे हैं। वही हमने श्रीलंका में देखा, सिन्हलीज एंड तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नंबर्स में ज्यादा हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं जो कि नंबर्स में कम हैं। और ये जो अनबैलेंस्ड है पॉपुलेशन में,
एक तरीके से जो डिफरेंसेस हैं पॉपुलेशन में, इनकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होती है, बहुत ज्यादा झड़प होती है, झगड़े होते हैं लोगों के बीच में. In Belgium, Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. बेल्जियम में अगर हम ओवरऑल देखें तो डच कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में है, तो क्योंकि वो नंबर्स में ज्यादा है, क्योंकि डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो अपनी इस मेजॉरिटी का फायदा उठा सकते हैं और अपनी बातें फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लोगों पे थोप सकते हैं. This would push the conflict among communities further. अब जब डच कम्युनिटी अपने डिसीजंस फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लोगों पर थोपने की कोशिश करेगी, तो फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लोग जो है वो विरोध करेंगे कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, ये हमारे फायदे में नहीं है, ये हमारे पक्ष में नहीं है. तो फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लोग जो है वो डच कम्युनिटी का विरोध करेंगे कि हम तुम्हारा डिसीजन क्यों माने, तुम क्यों अपने डिसीजन हम पे थोप रहे हो. तो क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी. दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री. और इस झड़प की वजह से देश का पार्टीशन तक हो सकता है. डच स्पीकिंग लोग एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोग अलग अलग नेशन की डिमांड कर सकते हैं, एंड बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर द ब्रुसेल्स. और जब मान लो अगर दोनों ही भाषा बोलने वाले लोग नेशन की डिमांड करेंगे कि हमें अपना अपना अलग नेशन चाहिए, तो दोनों ही जो पक्ष हैं, डच स्पीकिंग लोग, फ्रेंच स्पीकिंग लोग, वो ब्रुसेल्स पे कंट्रोल क्लेम करेंगे. वो कहेंगे कि नहीं, ब्रुसेल्स हमारा है. ठीक है, जो डच स्पीकिंग लोग हैं वो बोलेंगे कि हम पूरे देश में मेजॉरिटी में हैं, इसीलिए हम ब्रुसेल्स को लेंगे. फ्रेंच स्पीकिंग लोग ये बोलेंगे कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में, तो इसलिए हम ब्रुसेल्स को लेंगे. तो इस तरीके से ब्रुसेल्स को लेके जो है झड़प होगी. अब श्रीलंका की बात करें, द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री. तो श्रीलंका में जो सिन्हलीज बोलने वाले लोग हैं वो 74% है, वो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है. तो वो अपने इस मेजॉरिटी का फायदा उठाकर दूसरे लोगों पे अपने डिसीजंस थोप सकते हैं, दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश कर सकते हैं. जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं उन पे अब अपना जो जोर है वो दिखा सकते हैं. नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज. सो इस सेक्शन में हमने ये देखा कि किस तरीके से जो श्रीलंका है एंड जो बेल्जियम है, इनकी पॉपुलेशन किस तरीके से बटी हुई है लैंग्वेज के बेसिस पर. बट इसकी वजह से हुआ क्या, किस तरीके से इन कंट्रीज में प्रॉब्लम आई, तो ये चीज हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि इन कंट्रीज में आखिरकार हुआ क्या क्या और किस तरीके से जो डिवीजन है दोनों कंट्रीज में, उनकी वजह से इनकी पूरी पॉलिटिक्स पर असर पड़ा.